हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं अपने इंटरफेरेंस का ऑफिशियली। इससे पहले हम लोगों ने बुक के बारे में चर्चा कर ली, थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में चर्चा कर ली, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे इसकी चर्चा कर ली। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ ऑफिशियली इसका पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेव सुपरपोजिशन। वेव सुपरपोजिशन अल्टीमेटली सबसे पहले तो हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, और इंटरफेरेंस असल में ऑप्टिकल वेव का सुपरपोजिशन ही होता है। जब वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो ही हम इंटरफेरेंस की घटना को देख पाते हैं। देखिए, ऐसा है कि इतिहास थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें ऑप्टिक्स का तो काफ़ी पुराना है। न्यूटन के समय से था, और आप लोगों ने एक बेसिक जानकारी आपके पास ये होनी चाहिए 12th के तरफ से कि न्यूटन का जो व्यू था लाइट के बारे में, वो पार्टिकल नेचर वो मानते थे कि किसी तरह का पार्टिकल बिहेवियर जिम्मेदार होता है ऑप्टिकल फिनोमेना के लिए, और इसको बहुत ही स्ट्रांगली प्रोपोगेट भी कर रहे थे, लोगों से बात भी कर रहे थे। उसी समय वहीं पर हाइगन जो एक दूसरी विचारधारा थी, और वो प्रकाश को एक वेव बिहेवियर के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहे थे विद द हेल्प ऑफ सम आर्बिट्ररी मीडियम, जिसको ईथर उन्होंने कहा था। तो वो एक अलग उनकी थ्योरी है। लेकिन चूंकि आइंस्टीन में कह रहा हूँ, क्योंकि न्यूटन की प्रतिष्ठा इतनी थी अपने समय में कि जिस समय तक वो रहे और उनके बाद भी काफ़ी समय बाद तक भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ईथर थ्योरी और वेव थ्योरी को अडॉप्ट नहीं किया। हुआ 1801 में जब थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के दौरान यंग ने स्पेसिफिकली ये बात बताई कि अगर हम वेव नेचर को माने, लाइट को एज अ वेव माने, और साथ ही साथ उस वेव को सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल भी सबसे पहली बार थॉमस यंग ने ही प्रपोज किया था। तो अगर हम उसको वेव माने और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो हम अपनी वेव थ्योरी से इंटरफेरेंस को सही से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ भी वही समस्या थी, न्यूटन की प्रसिद्धि इतनी थी, न्यूटन का काम, हालांकि न्यूटन को मरे हुए समय हो चुका था, शायद 100 साल का लगभग समय हो चुका था, उससे ज्यादा का हो चुका था, 1801 की बात है। लेकिन उस विचारधारा को अडॉप्ट करने में लोगों को समय लगा। हालांकि थॉमस यंग का काम तब ज़्यादा फेमस हुआ जब उन्होंने फ्रेजनल के साथ में कोलैबोरेशन किया, और फिर उसके बाद फिर थ्योरी को डेवलप हुआ और उसकी मैथमेटिकल थ्योरी भी डेवलप हुई। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है, इसको प्रपोज किया था सबसे पहली बार थॉमस यंग ने। ओके, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहता क्या है? सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये कहता है, जैसे वेव के बारे में अगर हम बात करें तो वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। जनरली हम उसको डिस्टर्बेंस वर्ड से ही कहें ज़्यादा सही रहेगा। तो जो वेव है या डिस्टर्बेंस जो है, जब वो किसी मीडियम में करी जाती है, उसमें उसमें इंड्यूस की जाती है वो डिस्टर्बेंस, तो एक तरह से उस डिस्टर्बेंस जो एनर्जी होती है वो चारों तरफ फैलती है, स्प्रेड आउट होती है। और हम इस तरह की जो ये डिस्टर्बेंस है, इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो हम एक सिंपल सा रिलेशन लिख सकते हैं, A इक्वल टू साइन ओमेगा, और कोई फेज फैक्टर अगर हम ले लें अल्फा, तो इस तरह से हमें कोई फेज फैक्टर हम मान सकते हैं। सम फेज फैक्टर मान लो अल्फा है। यहाँ पर ये जो है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, और ये होता है उसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, और ये जो पूरा फैक्टर होता है, इसमें खासतौर पे जो ब्रैकेट का फैक्टर है, ये फेज फैक्टर हमारे पास होता है। अगर हम साइनोसॉइडल वेव जो कि बना रहे हैं, अगर हम उसको ड्रॉ करें तो जैसे ये डिस्टर्बेंस है, इसको मैथमेटिकल इस तरह से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसी समय किसी पर्टिकुलर टाइम पर, अब हम ये क्या ले सकते हैं, इसको हमने टाइम ले लिया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो जब वो डिस्टर्बेंस फ्लो कर रहा था मीडियम में, तो उस समय किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लो हमने कोई टाइम चूज किया सपोज t1, तो t1 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है आपको ये मिल जाएगा। आपने कोई टाइम चूज किया t2 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो आपको यहाँ से वैल्यू कुछ मिल जाएगी y1। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, दैट इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट।
जो किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो मीन पोजीशन है इससे हम ले सकते हैं। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वेव थ्योरी की बेसिक्स मालूम है, हालांकि अभी मेन टॉपिक मैंने शुरू किया है, बीच बीच में जैसे मुझे समय मिलता रहेगा हम आपको इन टॉपिक्स की पीछे की जो हिडन फिजिक्स है, जो उसकी हिडन ब्यूटी है, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे। पर हाल फिलहाल हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो इस तरह से हम अपने डिस्टरबेंस को एक मैथमेटिकल फॉर्म से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब थॉमस यंग का कहना क्या था? थॉमस यंग कहते हैं कि मान लो आपके पास कोई सोर्स है S1 और एक कोई दूसरा सोर्स है S2, तो आप यहां से डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। आप इससे डिस्टरबेंस क्रिएट करो। आप जरा देखिए, आपको इस समय यहाँ पर एक वीडियो चलता हुआ दिख रहा है जिसमें कि हम लोगों ने दो सोर्स लिए हैं। ग्रीन कलर की जो लाइट आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक लेजर आप मान लो S1 है और दूसरी जो लेजर है ये S2 है। और ये जो वेव इनसे निकल रही है, ये वेव एक मीडियम में फ्लो कर रही है और आप देख रहे हो कि दोनों आपस में इंटरफेयर कर रहे, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में वेव फैल रही है। तो जब फैलती है वेव, तो वो क्या कर रही है, आपस में मिक्सअप हो रही है ना, वो आपस में मिक्सअप हो रही हैं और उसकी वजह से आपको स्क्रीन पर एक कुछ काली चमकीली, कुछ हरे रंग की और ये कुछ ब्लैक कलर की ये पट्टियां दिख रही हैं। तो जहां ये आप कलर देख रहे हो, इट इज द कलर ऑफ लाइट, ब्राइटनेस इसको हम कहेंगे, ब्राइट पोर्शन है, और जो डार्कनेस आप देख रहे हो उसको हम डार्क पोर्शन कहेंगे। ओके, तो जरा इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज हमारे वेव में जो क्रस्ट है, जो ट्रफ है, इनको हम सॉलिड लाइन से इसको दिखाएं और ट्रफ को डॉटेड लाइन से शो करें। क्रस्ट को सॉलिड लाइन से, ट्रफ को डॉटेड लाइन से, क्रस्ट को सॉलिड लाइन से। इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें तो हमने क्या किया, पहले सोर्स से जो लाइट निकली तो ये उसका क्रस्ट था, ये उसका ट्रफ था, इस तरह से क्रस्ट है, ये आपका ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। इस तरह से हम सक्सेसिव तरीके से ट्रफ और क्रस्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट टू रिप्रेजेंट इट इन अ मोर ब्यूटीफुल वे। और थोड़ा सा डिस्टिंग करने के लिए हमने एक दूसरे सोर्स को रिप्रेजेंट किया, एक दूसरे कलर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके ट्रफ क्रस्ट हैं। तो आप देख रहे हो, जो अभी आपने एनिमेशन सिमुलेशन देखा, उसी सिमुलेशन को हम ड्रॉ कर रहे हैं इस जगह पर। और ड्रॉ करने में आप यहाँ पर कुछ चीजें देख पा रहे हो। ये देखो, ये आपके पास वो सुपरपोजिशन का कुछ आपको फील यहाँ पर मिलना शुरू हो गया होगा। आप यहाँ पर देखिए, आप याद रखिए, ये पोजीशन ट्रफ है और ये पोजीशन क्रस्ट है। ये ट्रफ पोजीशन है, ये क्रस्ट पोजीशन है। आप देखो यहाँ पर सोर्स 1 का ट्रफ और सोर्स 2 का ट्रफ मैच कर रहा है। यहाँ पर सोर्स 1 का, सोर्स 2 का ट्रफ है और सोर्स 1 का क्रस्ट है। यहाँ पर दोनों के ट्रफ ओवरलैप कर रहे हैं, सॉरी क्रस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ ट्रफ ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही होगी तो आखिर हम मैथमेटिक्स कौन से इस्तेमाल करेंगे? थॉमस यंग कहते हैं डोंट वरी, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपने एक वेव को अगर ले रखा है, सपोज आपने इसको लिखा y2 बराबर a साइन ओमेगा t, कोई फैक्टर इसका अल्फा 2 है, फेज फैक्टर, सेम फ्रीक्वेंसी हमने मानी है। इसको आपने ले रखा है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, कोई फेज फैक्टर अल्फा 1 ले रखा है। तो आप इस जगह के बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत करिए कि पता नहीं कितनी खतरनाक किस्म की मैथमेटिक्स यहाँ पर काम करेगी। जिस तरह से ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कुछ बन गया है, जहाँ ट्रफ क्रस्ट 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 ट्रफ ट्रफ क्रस्ट, इस तरह से काफी कुछ हो रहा है। तो लगता है कि मैथमेटिक्स यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्ट होगी, बट थॉमस यंग कहते हैं नो, द मैथमेटिक्स विल बी वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट गेट द अलजेब्रिक सम, या आपको सिर्फ प्लस करना है। तो उनके हिसाब से यहाँ जो कुछ भी हो रहा होगा उसका रिजल्टेंट जो इफेक्ट होगा y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। सिंपली जस्ट यू हैव टू ऐड प्लस, केवल एक प्लस जोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं। तो इतना करने मात्र से ही हम इस कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन को एक अच्छे तरीके से डील कर ले जाएंगे। दिस वॉज द आइडिया। इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप
किसी स्पेस में अगर दो डिस्टर्बेंस वहां पर फ्लो कर रहे हैं तो आप उनका रिजल्टेंट अगर देखना चाहते हो तो आप उन दोनों को किसी पर्टिकुलर टाइम पोजीशन जो भी आप लो उस पर आप जस्ट उनका सम कर दो, देन यू विल गेट द रिजल्टेंट इफेक्ट। इतना सिंपल तरीके का ये लॉ है। सो दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सो मैं बोल दे रहा हूं और आपके पास वीडियो की फैसिलिटी है तो आप थोड़ा स्लो डाउन करके इस चीज को लिख लीजिएगा। तो जैसे कहा गया है कि when two set of waves are made to cross each other like this, two set of waves are made to cross each other, some complicated effects are observed। बिल्कुल, some complicated effects are observed in the region of crossing। There are places where the disturbance is practically zero and at some places the disturbance is greater than that given by either wave alone। इसको नोट कर लीजिएगा, क्या लिखा, क्या कह रहा हूं मैं यहां पे। मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसी जगह हैं, क्या इसको कैसे लिखोगे, देयर आर प्लेसेस वेयर द डिस्टर्बेंस इज प्रैक्टिकली जीरो। कुछ जगह हैं जहां पर, जैसे यहां पर आप जब इसकी मैथमेटिक्स करेंगे तो हम लोग देखेंगे कुछ जगहें थी जहां से इंटेंसिटी गायब हो गई है, वहां पर कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, ऐसा लग रहा है वहां कोई वेव नहीं है, तो प्रैक्टिकली जीरो हो चुकी है। एंड एट सम प्लेसेस द डिस्टर्बेंस इज ग्रेटर देन गिवन बाय आइदर वेव अलोन। और कुछ जगहों पर, कुछ जगहों से इंटेंसिटी गायब हो चुकी है और कुछ जगहों पर इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो किसी अकेले वेव की इंटेंसिटी से ज्यादा है। तो कुछ जगहों पे इंटेंसिटी बढ़ रही है, कुछ जगहों पे इंटेंसिटी घट रही है। तो ये इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे यहाँ पर, और अल्टीमेटली इसी इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को हम इंटरफेरेंस कहने वाले हैं। ओके, so there exists a law which states that the resultant displacement of any point, there exists a law which states that the resultant displacement of any point is the sum of the displacements due to each wave separately। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेपरेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टर्बेंस के सेपरेट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड दिस इट वाज गिवन बाय थॉमस यंग इन 1801 और 1802। 1801 या 2 की बात है जब थॉमस यंग ने इस प्रिंसिपल को प्रपोज किया था। ओके, सो लेट मी डू द मैथमेटिक्स। चलिए इसकी मैथमेटिक्स करते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम लोग करेंगे, लेट अस कंसीडर, आप लिखते हैं यहां पर, लेट अस कंसीडर टू disturbances of same frequency, दो disturbances हैं same frequency से, as y1 is equal to a1 sin omega t minus phi1। phi1 is some phase, आर्बिट्रली मान के चल रहे हैं, जनरलाइज करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम इनको हटा सकते हैं। y2 बराबर a2 sin ओमेगा t, यहां पर a1 a2 क्या है यहां पर लिख सकते हैं, यहां जो कि पहली बार जब भी आप कोई टर्म इंट्रोड्यूस करो तो उसको लिखना सही रहता है, वेयर a1 a2 आर एम्पलीट्यूड ऑफ the disturbances and alpha 1 comma alpha 2 are corresponding, क्या है उनके corresponding phase terms, corresponding phase terms। अब by principle of superposition, by principle of superposition, y is equal to y1 plus y2। so आपके पास y बराबर क्या हो जाएगा, a1 sin ओमेगा t माइनस अल्फा 1 प्लस a2 sin ओमेगा t
माइनस अल्फा 2। ओके, हमें मालूम है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी, सिंस वी नो दैट साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ऑलरेडी है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, लिखते हैं y बराबर a1 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस a2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई होप आप समझ रहे हो ना, ए को हम ओमेगा टी को ए कह रहे हैं और इसको बी कह रहे थे। तो ये हो जाएगा y बराबर a1 ऐसे लिखते हैं a1 कॉस अल्फा 1 इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा को थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, a1 साइन अल्फा 1 कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर लिख सकते हैं a2 कॉस अल्फा 2 साइन ओमेगा टी माइनस a2 साइन अल्फा 2 कॉस ओमेगा टी। तो आप यहाँ पर देखो साइन ओमेगा टी का टर्म यहाँ है, साइन यहाँ, इसको एक साथ जोड़ सकते हैं, और ये ओमेगा टी का टर्म है, यहाँ ओमेगा टी का टर्म है, तो इसको हम एक साथ रख लेते हैं जस्ट टू इस पूरे इक्वेशन को थोड़ा सा कंप्रेस करने के लिए। तो जाएगा a1 कॉस अल्फा 1 a1 cos अल्फा 1 और प्लस a2 cos अल्फा 2, माइनस कॉमन ले लोगे तो आप ले सकते हो a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2, और यहाँ पे कौन बाहर रह जाएगा, यहाँ बाहर रहेगा साइन ओमेगा टी, यहाँ बाहर रहेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम एक सब्स्टिट्यूशन और करते हैं, ये जो पूरे टर्म है ब्रैकेट के अंदर, इनको हम अलग तरह से थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिख सकते हैं लेट a1 cos अल्फा 1 a2 cos अल्फा 2 बराबर a cos थीटा। यहाँ a और थीटा कुछ नए कांस्टेंट है, ये सिंपल सा लॉजिक है, उसी नेचर को हमने रिप्लेस कर दिया। जैसे समथिंग है x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू सम xy, है ना, मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं की, जैसा ये नेचर था वैसा इसका नेचर था, और इन सब का सम इसी तरह के नेचर को फॉलो कर रहा है। ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 बराबर a साइन थीटा। तो अगर ऐसा कर दिया आपने तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ऐसा कुछ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरह से लिख दिया। तो y, तो यहाँ से एक खास बात आपको दिख रही है, एक चीज यहाँ पर लिख दीजिए कहीं, a और थीटा कांस्टेंट है, जो हमने यहाँ पर पहली बार यूज किए हैं a और थीटा। सो a एंड थीटा आर सम कांस्टेंट्स हैं यहाँ पर आपके पास। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल से हम ये देख रहे हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद जब ये साइनोसॉइडल वेव आपस में सुपर इम्पोज कर गई, उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो भी साइनोसॉइडल फॉर्म का ही है। तो साइन वेव्स मिल करके साइन वेव ही रिजल्टेंट दे रही है। लेकिन एक खास बात ये है कि ये जो नया बना है पैटर्न, इसका जो फेज है अब वो अल्फा 1 या अल्फा 2 नहीं है, वो कोई फेज है, कुछ थीटा है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। हमारा इंटरेस्ट एम्पलीट्यूड में थोड़ा ज्यादा है। क्यों हमारा इंटरेस्ट एम्पलीट्यूड में ज्यादा है? क्योंकि एम्पलीट्यूड को जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हम इंटेंसिटी ऑब्जर्व करते हैं, और इंटेंसिटी वो फैक्टर है जिसको कि हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे अगर आप घर में 5 वॉट का बल्ब जलाओ, 0 वॉट का जिसको हम कहते हैं बल्ब जलाए, पीले रंग का बल्ब है 0 वॉट का, तो आप घर में देख रहे हो कितनी कमरे में रोशनी है। आपने 50 वॉट का पीला बल्ब
जलाया तो घर में आपको चकाचौंध दिखाई पड़ती है। शादी बारात में आप जाते हैं, वहां आप देख रहे हो कि हैवी ड्यूटी वाली मरकरी लाइट है, सपोज येलो कलर की लाइट वहां लगी है, फ्लैश लैम्प जैसे लगे हैं, तो बहुत चौंध उनकी आती है। इवन आप उसके पास खड़े होते हो आपको गर्माहट भी महसूस होती है। तो हम 50 वॉट येलो कलर से वो जो फ्लैश लैम्प जैसी चीजें दिख रही हैं येलो कलर की, तो कलर तो सेम है, वेवलेंथ सेम है, क्या अंतर है? वो जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो वो एनर्जी एमिट कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट। वो उसको हम इरेडियंस कह सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, या इंटेंसिटी हम कह रहे हैं। तो हम इंटेंसिटी को भाप सकते हैं, इंटेंसिटी को हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या इवन अपनी आंखों के थ्रू हम उसको देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट इस ए के अंदर है। सवाल ये है कि ए कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आपके लिए इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 3 ये है। इक्वेशन नंबर 3 के बाद आप कुछ लिख सकते हैं कि इक्वेशन 3 suggested that after superposition of the waves the resultant wave is also of sinusoidal nature. Okay, it is also of sinusoidal nature and the amplitude of this resultant wave pattern is A, जो कि मॉडिफाई हो चुकी है, and the phase is also modified as थीटा। फेज भी इसका थीटा मॉडिफाई हो चुका है। सो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ए कैलकुलेट करना है, यानी कि एम्पलीट्यूड के बारे में हमें अपनी बातचीत यहाँ पर करनी है, आवश्यकता है हमें इसको। तो क्या करोगे आप क्या करो, आप इसको स्क्वायर और ऐड कर दो। तो आप लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। On squaring and adding equation 1 and 2 we get, क्या प्राप्त करोगे? अब देखो भाई यहाँ पर कर दो, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार, cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 का होल स्क्वायर प्लस a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 का होल स्क्वायर। ओके, आप लोग भी करते रहिएगा, थोड़ा सा हॉच पॉच जैसा लग रहा है तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2 a1 a2 कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2। ऐसे ही दूसरे टर्म को इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 फिर 2a1 a2 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। आई होप बहुत छोटा छोटा नहीं हो रहा होगा। तो ये तो आपस में हम इनको बना सकते हैं जोड़ों के रूप में। तो आप लिख सकते हो a1 स्क्वायर, अब आप यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा 1 साइन स्क्वायर अल्फा 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 a2 है तो 2 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 ये लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या हो गया भाई, आपके पास एम्पलीट्यूड क्या आ गया? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये आपके पास आ गया, तो 1 होता है, ये 1 होता है, ये क्या होगा? तो हमें मालूम है cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। सो ऑलरेडी वी हैव अ फॉर्मूला, cos a माइनस b is cos a cos b माइनस sin a sin b। तो उस हिसाब से, और ये तो 1 हो गया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। सो a स्क्वायर इज a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos
अल्फा 1 माइनस अल्फा, अब किसी को भी आप ए मान लो, किसी को भी मान लो, तो चाहे आप इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1। चाहे ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, सब एक ही जैसा है क्योंकि हमने ही माना है इसको भी। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण किस्म का रिजल्ट है जो ये दिखा रहा है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो सिंपली दो वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर, सम के बराबर नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इंटेंसिटी में है, तो अगर पहली वेव जो थी, जो फर्स्ट वेव हमने कंसीडर की थी, तो फर्स्ट वेव हमने क्या कंसीडर की थी? फर्स्ट वेव हमारी थी A1 एम्पलीट्यूड की, तो इसकी इंटेंसिटी कितना होना चाहिए? A1 स्क्वायर। दूसरी वेव थी A2, तो उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए A2 स्क्वायर। अगर दोनों वेव जुड़ गई तो y1 प्लस y2 आपने जोड़ दिया, तो इससे हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि हमारा जो टोटल रिजल्टेंट वेव बना, इस टोटल रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड सिंपली A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर हो जाना चाहिए। नो, ऐसा नहीं होगा। सुपरपोजिशन की वजह से यहां पर क्या होगा कि A1 प्लस A2 प्लस समथिंग आपके पास दिखेगा, और जो ये दिख रहा है यही वो फैक्टर है जो कि अल्टीमेटली जा करके रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरफेरेंस के फिनोमेना के लिए। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस फॉर्मूले में अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 को कुछ डेल्टा मान लें, जस्ट टू मिनिमाइज, थोड़ा सा कंप्रेस करने के लिए, तो हमारे पास a क्या हो जाएगा? तो a स्क्वायर हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। अब फिर मान लें A1 A2 बराबर हो, मान लो दोनों एम्पलीट्यूड जो हमने लिए थे वो एम्पलीट्यूड बराबर है, उनके बीच का फेज नहीं बराबर, उनके फेज डिफरेंस जीरो नहीं है, बस एम्पलीट्यूड बराबर है। तो आपके पास a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस डेल्टा, तो a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस डेल्टा। थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करना चाहें तो 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 माइनस 1। फॉर्मूला लगाया कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और आपके पास बचेगा a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो आप एक खास चीज यहाँ पर देख रहे हो कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है उस रिजल्टेंट वेव का, वो 4a स्क्वायर टाइम कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 है। अब यहाँ पर इसकी कॉस के जो फैक्टर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम 1 लें या -1 लें, तो ये तो प्लस माइनस स्क्वायर होने पे 1 ही रहेगा, और जब कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी तब a स्क्वायर 0 हो जाएगा, और अगर ये फैक्टर 1 है तो a स्क्वायर 4a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये कुछ बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और आगे जब अभी बात करेंगे अपने इस कोर्स में, जब हम बात करेंगे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटेंसिटी का, ऊर्जा का पुनः वितरण होता है इस पूरे प्रोसेस में, तो हमें फिर ये फॉर्मूला महत्वपूर्ण दिखाई पड़ेगा, इसकी याद आएगी, हम इसको उसमें फिर से याद करेंगे। ओके, सो दिस वाज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है, अगर हम इसको वेक्टर के थ्रू जोड़ना चाहें, अपने वेक्टर के कॉन्सेप्ट से जोड़ना चाहें, तो हम देखेंगे कि ग्राफिकली एक ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब अच्छा बुरा तरीका तो मैं नहीं कहूँगा, एक ज़्यादा मतलब अनकन्वेंशनल तरीके से हम फेज रूल के थ्रू, फेज डायग्राम के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को, इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई होप आपने इसको शायद ना पढ़ा हो। 12th में तो नहीं है, तो 12th में तो वो नहीं है, तो वो नई चीज होगी जब हम वेक्टर फॉर्म में उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फिर यहाँ तक आपने देखा प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फैक्टर। अब हम अगले टॉपिक में ग्राफिकल तरीके से इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, इतनी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टेक केयर।